जी, आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। आज के लेक्चर में पहले तो हम एक्सटर्नल कंफर्मेशन का जो टॉपिक है उससे रिलेटेड केस स्टडीज़ डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम इंटरनल कंट्रोल का टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो कि हमारी राइस बुक के मुताबिक चैप्टर 11 है। पहले टर्म टेस्ट अभी डिस्कस होना था। अच्छा, चलिए टर्म टेस्ट पहले फिर डिस्कस कर लेते हैं। टर्म टेस्ट अपने सामने रखिए। कितने स्टूडेंट के पास है टर्म टेस्ट इस वक्त? बाकी स्टूडेंट्स के पास नहीं है? नहीं, क्यों नहीं? आपको बताया गया था टर्म टेस्ट डिस्कस होगा आज। कितने स्टूडेंट्स के पास टर्म टेस्ट नहीं है? चलिए टर्म टेस्ट अपने सामने रखिए। अगर किसी स्टूडेंट के पास टर्म टेस्ट, आपके पास टर्म टेस्ट नहीं है, आपको पता नहीं था डिस्कस करना। जिनके पास नहीं है टर्म टेस्ट वो साथ वाले से देख लें या पिक्चर ले लें उसकी। कितने क्वेश्चन किए थे हमने? 4 क्वेश्चन कर लिए थे जी। क्वेश्चन 5, टर्म टेस्ट का क्वेश्चन 5। क्लास में कोई ऐसा स्टूडेंट जिसके सामने टर्म टेस्ट या उसका इमेज नहीं है? सबके पास? चलिए क्वेश्चन 5, एज पार्ट ऑफ योर वर्क एज एक्सटर्नल ऑडिटर यू आर रिव्यूइंग द नॉन करंट एसेट्स ऑडिट प्रोग्राम ऑफ इंटरनल ऑडिटर्स and noticed that the basis of their testing is a representative sample of purchase invoices। हमने नोटिस किया कि इंटरनल ऑडिटर जो टेस्ट कर रहे हैं वो परचेज इनवॉइसेस का सैंपल सेलेक्ट कर रहे हैं। बेसिस ऑफ टेस्टिंग क्या है? परचेज इनवॉइसेस का सैंपल सेलेक्ट कर रहे हैं। बेसिस ऑफ टेस्टिंग क्या है? परचेज इनवॉइसेस। परचेज इनवॉइसेस कहाँ रिकॉर्ड हुई होती हैं? परचेज इनवॉइसेस कहाँ से मिलते? परचेज जर्नल से। ठीक है, परचेज जर्नल में, यानी रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन है। परचेज जर्नल में जो भी ट्रांजैक्शन है वो कौन सी है? रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन है। परचेज इनवॉइसेस को अंडरलाइन कीजिए, इसमें सबसे अहम लफ्ज जो है वो परचेज इनवॉइसेस है। दे यूज दिस टू टेस्ट एंट्रीज इन द नॉन करंट एसेट रजिस्टर एंड द अपडेटिंग मूवमेंट ऑन द एनुअल बजट। वो परचेज इनवॉइसेस को यूज करते हैं नॉन करंट एसेट यानी फिक्स एसेट रजिस्टर में ट्रांजैक्शंस को टेस्ट करने के लिए। ठीक है, अब परचेज इनवॉइसेस जो है यानी जितने परचेज किए फिक्स एसेट्स को, फिक्स एसेट को परचेज किया, क्या हम उसे फिक्स एसेट रजिस्टर में भी ऐड करते हैं? अगर फिक्स एसेट परचेज करें, एक एंट्री परचेज इनवॉइस जो है वो 2 जगह पे रिकॉर्ड होगी। जब कभी फिक्स एसेट को परचेज करेंगे, एक रिकॉर्ड होगी वो हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। ठीक है, जो फिक्स एसेट को परचेज किया उसकी एक एंट्री होगी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, फिक्स एसेट्स डेबिट, पेबल्स क्रेडिट, और दूसरा वो फिक्स एसेट रजिस्टर में भी ऐड की जाएगी। फिक्स एसेट रजिस्टर हमारा बुक्स ऑफ अकाउंट्स का पार्ट नहीं है, ठीक है, सब्सिडरी लेजर है, लेकिन उसमें भी ऐड। जिस तरह एक सेल इनवॉइस है वो सेल्स अकाउंट में तो रिकॉर्ड की जाती है, वो डेटर्स कंट्रोल अकाउंट में तो रिकॉर्ड की जाती है, ये हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स का पार्ट है, लेकिन वो हमारे सब्सिडरी लेजर में भी रिकॉर्ड की जाती है, इंडिविजुअल डेटर्स के अकाउंट में। ये कंसेप्ट है ना आपको? उसी तरह जब हम किसी भी फिक्स एसेट्स को परचेज करते हैं, एक एंट्री होती है फिक्स एसेट डेबिट, कैश या पेएबल क्रेडिट। फिक्स एसेट का टी अकाउंट अपडेट हो गया, फिर उसके साथ ही साथ हम फिक्स एसेट रजिस्टर में भी इसको ऐड करते हैं। वो आपने पढ़ा होगा उसमें, जब हमने फिक्स एसेट्स के सब्सटेंटिव प्रोसीजर पढ़े थे कि जब किसी फिक्स एसेट्स को परचेज किया जाए उसे फिक्स एसेट रजिस्टर में ऐड किया जाता है, और जब डिस्पोज किया जाए उसे फिक्स एसेट रजिस्टर से भी रिमूव किया जाता है। टी अकाउंट से तो डिस्पोजल अकाउंट में ट्रांसफर कर ही दिया जाता है, लेकिन फिक्स एसेट रजिस्टर से भी एक्सक्लूड किया जाता है। तो यहां पे कह रहा है कि वो क्या करते हैं, फिक्स एसेट रजिस्टर में
जो इनवॉइसेस रिकॉर्ड हुई हैं परचेज इनवॉइसेस उनको सेलेक्ट कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, इसके बाद क्या कह रहा है वो, रिक्वायर्ड एक्सप्लेन व्हाई दिस इज नॉट ए गुड टेस्ट फॉर कंप्लीटनेस, बताइए कि क्यों ये कंप्लीटनेस के लिए अच्छा टेस्ट नहीं है जी। हाँ, इसमें रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन से को हम सैंपल सेलेक्ट कर रहे हैं। अगर हम सैंपल रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन से सेलेक्ट करें तो बताइए क्या कंप्लीटनेस की एग्जिस्टेंस वेरीफाई होती है? नहीं। वो अगर फिक्स एसेट्स का सॉरी अगर अकाउंट बैलेंसेस का एरिया है तो एग्जिस्टेंस वेरीफाई होती है, अगर इनकम स्टेटमेंट का एरिया है तो अकरेंस वेरीफाई होती है, कंप्लीटनेस वेरीफाई नहीं होती। ये समझ आ गया आपको कंप्लीटनेस क्यों वेरीफाई नहीं होती? सेकंड, स्टेट ए मोर एप्रोप्रिएट टेस्ट टू प्रूव कंप्लीटनेस ऑफ द नॉन करंट एसेट रिकॉर्ड्स इंक्लूडिंग द नॉन करंट एसेट रजिस्टर। वो कह रहा है कि फिर अच्छा इससे कंप्लीटनेस अगर वेरीफाई नहीं होती तो इससे बेहतर प्रोसीजर बताइए जिससे कंप्लीटनेस वेरीफाई होती हो। वो क्या होगा कि फिजिकली हम फिक्स एसेट को सेलेक्ट करें और फिर देखें कि क्या वो नॉन करंट एसेट रजिस्टर फिक्स एसेट में रिकॉर्ड हुआ है कि नहीं हुआ। फर्क समझ आया? इस तरह का क्वेश्चन हमने पहले भी किया था ना, पता नहीं वो सारा वाला किडको कंपनी को इस तरह का क्वेश्चन था, वो भी 2-3 नंबर का था, जिसमें वो कह रहे थे कि जी डिस्पैच नोट से सैंपल सेलेक्ट करके सेल्स अकाउंट में देखा उसको की एंट्री हुई है कि नहीं। इससे कौन सी दर्शन वेरीफाई होती है? डिस्पैच नोट से सैंपल सेलेक्ट किया और देखा सेल्स अकाउंट में एंट्री हुई है कि नहीं, कौन सी दर्शन? इससे कंप्लीटनेस होती है। जब हम रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन से सैंपल सेलेक्ट करके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स की तरफ जाते हैं तो अकरेंस या एग्जिस्टेंस, और अगर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स या जो फिजिकल रिकॉर्ड फिजिकल बैलेंस है उससे सैंपल सेलेक्ट करके देखें कि रिकॉर्ड हो गया कि नहीं, वो कंप्लीटनेस है। दोनों में फर्क है। 5 क्लियर हो गया क्वेश्चन। 6, योर फर्म एक्ट्स एज ऑडिटर ऑफ Silton Limited. You have been presented with financial statement for the year to 30th September 2019, which include addition to plant machinery, fixture and fittings. Requirement: state for audit procedure that you would carry out in connection with fixed assets addition during the year. ये तो सिंपल हमारे रिप्रोडक्शन वाले क्वेश्चन थे। अच्छा, 4 ऑडिट प्रोसीजर उसने पूछे हुए हैं। इसका मतलब है एक ऑडिट प्रोसीजर लिखने के कितने मार्क्स होंगे? हाफ। हर एरिया के 4 प्रोसीजर उसने पूछे हुए हैं। फिक्स एसेट एडिशन ड्यूरिंग द ईयर, कोई प्रॉब्लम? डिस्पोजल्स में डेप्रिसिएशन चार्ज फॉर द ईयर, परचेज गुडविल अपीयरिंग इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये कैसे वेरीफाई होती है परचेज गुडविल? अप्रूवल, फिर उसके बाद कैलकुलेशन, फिर उसके बाद किस रिपोर्ट से वैल्यूएशन देखते हैं? ड्यू डिलिजेंस। शाबाश। फिर क्या इसकी इंपेयरमेंट के प्रोसीजर लिखेंगे? 4 लिखने हैं, ठीक है, अगर पूरे हो गए तो ठीक, नहीं पूरे हो तो इंपेयरमेंट में से भी लिख सकते हैं। ऑब्सोलिसेंस ऑफ इन्वेंट्री, ऑब्सोलीट इन्वेंट्री को आइडेंटिफाई करने के लिए प्रोसीजर और वेरीफाई करने, जी बिल्कुल वैल्यूएशन के। 6 में कोई प्रॉब्लम? 7 अच्छा क्वेश्चन था। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, क्वेश्चन 3 और क्वेश्चन 7 यही 2 अच्छे क्वेश्चन थे इस टेस्ट में। नहीं बाकी छोड़ने नहीं है, बता रहा हूं कंपैरेटिवली ये ज्यादा अहम है। अगर आपने इनको मोर देन 70% करेक्ट कर लिया है, 70% आप, तो इसका मतलब है कि सब्जेक्ट पे आपकी ग्रिप है। रिटे वाले क्वेश्चन तो हर बंदा कर लेता है, असल में जो केस स्टडीज होती हैं और थोड़ी जो डिफिकल्ट वाली केस स्टडी हो, इनमें नॉलेज टेस्ट होता है सर। इसमें आपको थोड़ी सी करेक्शन करवा दी थी ना लास्ट लेक्चर में कि एथिकल एंड प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक हमने बताना, हमने ढूंढना क्या है इसमें कि क्या कोई आईएसएस या कोड ऑफ एथिक्स की वायलेशन हुई है कि नहीं। ठीक है, प्रोफेशनल वायलेशन का मतलब है आईएसएस की वायलेशन, एथिकल वायलेशन का मतलब है कोड ऑफ एथिक्स की। अगर हम इस केस को पढ़ते हैं और इसमें कोई भी आईएसएस इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के खिलाफ या कोड ऑफ एथिक्स के खिलाफ काम किया गया है तो हम कहेंगे ये इसकी वायलेशन है। हमने वायलेशन आइडेंटिफाई करने हैं। स्टार्ट करें जी।
कह रहा है रे द ओनर ऑफ ए स्मॉल एंटिटी आस्क्ड होम्स एसीए टू कंडक्ट एन ऑडिट ऑफ एंटिटीज रिकॉर्ड्स। ठीक है, रे जो एक ओनर है उसने होम्स को कहा कि आप ऑडिट कीजिए। रे टोल्ड होम्स दैट द ऑडिट वाज टू बी कंप्लीटेड इन टाइम टू सबमिट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स टू ए बैंक एज पार्ट ऑफ ए लोन एप्लीकेशन। यहां तक बताइए कोई प्रॉब्लम, कोई वायलेशन? कोई वायलेशन नहीं। होम्स इमीडिएटली एक्सेप्टेड द एंगेजमेंट and agreed to provide an auditor's report within 3 weeks। बताइए इसमें कोई वायलेशन है क्या? एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूअस प्रोसीजर परफॉर्म नहीं किए। इसमें सबसे अहम लफ्ज कौन सा था भला? इमीडिएटली, शाबाश। ठीक है, उससे पहले एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूअस प्रोसीजर, तो एक वायलेशन तो हमने आइडेंटिफाई कर ले। फिर इसके बाद रे एग्रीड टू पे होम्स ए फिक्स्ड फी प्लस ए बोनस इफ द लोन वाज ग्रांटेड। हाँ जी बिल्कुल, ये कौन सी वाली वायलेशन हुई? कोड ऑफ एथिक्स की। क्या? कंटिंजेंट फी एक्सेप्ट की, कंटिंजेंट फी एग्री हम नहीं करते। 2 वायलेशंस हो गई, ये क्लियर है भाई? विद इन 3 वीक, देखिए ये उसकी जजमेंट है, एग्री कर सकते हैं, 2 हफ्ते भी एग्री कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसके लिए फिर आपको इंश्योर करना पड़ता है कि आप सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन कर लेंगे। ये क्लियर वायलेशन नहीं है। 3 वीक्स एग्री करना या 2 वीक्स आफ्टर ईयर एंड 2 वीक्स में रिपोर्ट देने को एग्री करना, ये क्लियर वायलेशन नहीं है। इससे हमें एक इंडिकेशन, एक जहन में बात आती है कि पता नहीं सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन कर सकेगा कि नहीं। लेकिन याद रखिए क्लियरली ये कहना कि वो नहीं कर सकता एविडेंस, ये गलत होगा, क्योंकि वो इंटरिम ऑडिट परफॉर्म करे तो विद इन 3 वीक्स भी कर सकता, रिपोर्ट दे सकता है। Holmes hired 2 accounting students to conduct the audit and spent several hours telling them exactly what to do। जी बताइए यहां तक कोई प्रॉब्लम? स्टाफ में क्या प्रॉब्लम है? नहीं, ये 2 अकाउंटिंग स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, अकाउंटिंग स्टूडेंट्स हैं, इनका ऑडिट में कोई नॉलेज नहीं है। ठीक है, ऑडिट के बारे में कोई नॉलेज इनका नहीं है। तो वायलेशन यहां पे ये हुई कि जो एप्रोप्रिएट स्टाफ को हायर नहीं किया गया। हाँ, प्रोफेशनल कंपिटेंस एंड ड्यू केयर का इशू है, शाबाश। प्रोफेशनल कंपिटेंस एंड ड्यू केयर का इशू है जी। हाँ, अगर ऑडिट के होते तो फिर ठीक थे, उनकी प्रैक्टिस होती। ऑडिट स्टूडेंट अगर वो कहता तो इसका मतलब है हमें वो ये बता रहा होता कि इनके पास में उन्होंने कुछ ऑडिट क्लाइंट्स प्रैक्टिस की है, नॉलेज है। अकाउंटिंग स्टूडेंट्स का तो कोई नॉलेज नहीं होगा ऑडिट के बारे में, ऑडिट प्रोसीजर क्या परफॉर्म करने हैं। टू कंडक्ट ऑडिट, उन्हें तो शायद ये भी पता ना हो कि टेस्ट ऑफ कंट्रोल और सब्सटेंटिव प्रोसीजर में क्या फर्क है। हाँ, पता वैसे हमें भी नहीं होना, लेकिन उनको तो बिल्कुल ही नहीं होना ना। तो ये तीसरी प्रॉब्लम नजर आ गई हमें। ठीक है, अकाउंटिंग स्टूडेंट्स को एंगेज कर रहा है टू कंडक्ट ऑडिट एंड स्पेंड सेवरल आवर्स टेलिंग देम एग्जैक्टली व्हाट टू डू, और कई घंटों तक उन्हें बताता रहा कि उन्होंने क्या काम करना है। बताइए क्या जी? ऑडिट प्लान एंड स्ट्रेटजी उसने डॉक्यूमेंट नहीं की, ज़बानी कलामी बात कर रहा है। ठीक है, रिटन ऑडिट प्लान, ये वाला पॉइंट किसने आइडेंटिफाई किया था कि रिटन ऑडिट प्लान या स्ट्रेटजी डॉक्यूमेंट नहीं की? किसी ने नहीं, एक स्टूडेंट के अलावा। टाइम ही नहीं था। क्या करना था घर जाके जल्दी? अच्छा टेस्ट, ठीक है, पढ़ते पढ़ते खत्म हो गया टाइम। चलिए ठीक है जी। क्या कैंसल हो गया कि कैंसर हो गया? क्या कह रहे हैं? कैंसर हो गया पढ़ते पढ़ते? अच्छा कैंसल हो गया। अच्छा, Holmes told the students not to spend time reviewing the controls, but instead to concentrate on proving the mathematical accuracy of the ledger accounts and on summarizing the data in the accounting records that support Ray's financial statements। जी बताइए, यहां पे वो कह रहा है कि कंट्रोल्स को रिव्यू ना करो। क्या सही अप्रोच है? कैसे अप्रोच सही नहीं है? अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंट्रोल हमने लाजमी ऑब्टेन करनी होती है। रिस्क असेसमेंट, उसके प्रोसीजर रिस्क असेसमेंट पे बेस नहीं कर रहे, उसके प्रोसीजर रिस्क असेसमेंट पे बेस
नहीं कर रहे, और सब्सेंटिव प्रोसीजर भी कह रहे परफॉर्म ना करो, कह रहा बस मैथमेटिकल एक्यूरेसी चेक करो। ठीक है, तो यहाँ पे रिस्क असेसमेंट को भी इग्नोर किया जा रहा है और सब्सेंटिव प्रोसीजर को भी इग्नोर किया जा रहा है। भाई पढ़ के ये बात समझ आ रही कि नहीं, कि वो कह रहा है कि कंट्रोल्स को इग्नोर कर दो और फिर आगे कह रहा है बहुत ज्यादा काम ना करो, बल्कि सिर्फ मैथमेटिकल एक्यूरेसी चेक कर लो। कितने इश्यूज आइडेंटिफाई कर लिए हमने? 5। चले नेक्स्ट। द स्टूडेंट्स फॉलोड होम्स इंस्ट्रक्शंस एंड आफ्टर 2 weeks gave होम्स द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स which did not include footnotes। footnotes किसको कहते हैं? बैलेंस शीट के नीचे डिस्क्लोजर्स होते हैं। फुटनोट्स किसको कहते हैं? एक मिनट, सब नोट्स नहीं, वो वर्किंग पेजेस, वर्किंग पेपर पे तो वो होता है, वो जो सिंबल्स यूज करते हैं हम, और नहीं ये वर्किंग पेपर की बात नहीं कर रहा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बात कर रहा है, वो जो कंटीजेंट लायबिलिटी बताने के लिए। तो मुझे सिर्फ एक बात बताइए, फुट नोट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट का हिस्सा है कि नहीं? अच्छा, इस फुट नोट को आप फुट नोट की जगह लिख लीजिए डिस्क्लोजर्स। डिस्क्लोजर्स, फुट नोट्स का मतलब ऐसे डिस्क्लोजर ही होता है। ये कहां आपने टर्म पढ़ी है फुट नोट्स? आईटी में नहीं, उसमें क्या बताते हैं कि जो सिंबल यूज करते हैं हम उनको फुट नोट्स कहते हैं। एक मिनट ठहरिए, FR2 में क्या पढ़ा था? नोट्स। चले एक मिनट ठहर जाए, ये लिख लीजिए फुट नोट्स की जगह पे लिख लीजिए डिस्क्लोजर्स, आपके लिए आसानी हो जाएगी। इसी वजह से सवाल नहीं कर पाया, कॉन्फिडेंस लूज हो गया होगा ना आपका। होम स्टडीड द फर्स्ट स्टेटमेंट्स एंड प्रिपेयर्ड एन अनक्वालिफाइड ऑडिटर्स रिपोर्ट। जी बताइए, यहां पे कोई प्रॉब्लम? जी स्टडीड की है, तो स्टडीड और रिव्यूड में क्या फर्क है? नहीं, स्टडीड से मुझे कोई इतना प्रॉब्लम नहीं नजर आ रही। हाँ, वो अनक्वालिफाइड रिपोर्ट दे दी, ये प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मिस स्टेटमेंट है, उसने डिस्क्लोजर्स पूरे नहीं दिए, कुछ डिस्क्लोजर मिसिंग है जिसकी वजह से मिस स्टेटमेंट है, अनक्वालिफाइड रिपोर्ट नहीं देनी चाहिए थी। The report, however, did not refer to generally accepted accounting principles or to the fact that Ray had changed to the accounting standards for capitalizing interest। जी, रिपोर्ट जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल को रेफर नहीं कर रही। जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या हैं? हमारा एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। क्या ऑडिट रिपोर्ट में एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क मेंशन करना होता है? बिल्कुल। जब हमने ये बताना है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू प्रेजेंट नहीं कर रही, तो ये भी बताना होता है कि किसके मुताबिक नहीं कर रही। इन अकॉर्डेंस विद अप्रूव्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड रिक्वायरमेंट्स ऑफ कंपनीज एक्ट। याद है सेंटेंस? तो क्या हम अगर सिर्फ इतना बता दें कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गिव ट्रू एंड फेयर व्यू, ये ना बताए इन अकॉर्डेंस विद व्हाट? इन अकॉर्डेंस विद IFRS, इन अकॉर्डेंस विद जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, क्या तो क्या ठीक है रिपोर्ट? नहीं। याद रखें, रिपोर्ट में एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क का मेंशन करना लाजमी होता है। तो 7वीं गलती हमारी ये है कि उसने अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को रेफर नहीं किया। फिर उसके बाद कह रहे हैं रे हैड चेंज टू द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉर कैपिटलाइजिंग इंटरेस्ट। जी, इसको भी रिपोर्ट में रेफर नहीं किया। मेरा ख्याल है इसको तो रिपोर्ट में रेफर करने की जरूरत होती भी नहीं। क्या होती है जी? हाँ जी, की ऑडिट मैटर में इसको इंक्लूड करना चाहिए था। ये चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी है, याद है? चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी।
तो इसको की ऑर्डर मैटर में इंक्लूड करना चाहिए था। ये 8 हमारे प्रॉब्लम एरर्स हो गए, इनमें से कोई से 7 आइडेंटिफाई करने थे। जी क्लियर हो गए? किसी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? पक्की बात है? नहीं, वो प्रिंसिपल जो है वो मैंने कटवा दिए थे। प्रिंसिपल आपने लिखे, हम चेक कर लेंगे, लेकिन साथ में देखिए आपको हमेशा ये बताता रहा हूं कि डिसीजन से ज्यादा बेसिस ऑफ डिसीजन अहम है। तो प्रिंसिपल्स आपने लिखे वो अच्छी बात है, ठीक है, हम उसको चेक कर लेंगे, लेकिन असल में जो मार्क्स एलोकेशन होगी वो वायलेशंस आइडेंटिफाई करने की होगी, ये बताने की कि क्यों प्रिंसिपल वायलेट हुआ। वो दोनों पूछ रहा है, प्रिंसिपल भी पूछ रहा है और ये भी पूछ रहा है कि बताओ कि कैसे ये प्रिंसिपल को कंप्लाई करने में फेल हुआ। आपने दोनों चीजें बतानी थी, सिर्फ प्रिंसिपल तो नहीं ना बताने थे, दोनों चीजें बतानी है ना। तो मार्क्स जो होंगे वो दोनों चीजें क्या है, हम ज्यादा फोकस किस पे करेंगे? वायलेशंस के ऊपर। कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने कम से कम 4 वायलेशंस आइडेंटिफाई कर लिए इस क्वेश्चन में? 4 या उससे ज्यादा? ठीक है, इसका मतलब है आप लोगों को क्वेश्चन समझ आ गया कि कैसे करना है। जी क्वेश्चन 8 की तरफ चलें। क्वेश्चन 8, you are the audit partner of Gricom Furniture Private Limited GFL and this is the first year of audit of your firm. You are appointed as auditor of GFL on 31st March 2016 and you have signed the engagement letter dated 7th April 2016. The audit for the year ended 31st March 2017 is in progress. Assuming that today is 10th April 2016, the board has requested you to change the terms of audit engagement. Being audit partner, what matters you will consider with regard to this matter? कौन से वाला कंसेप्ट है? हाँ जी, चेंज इन टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट। हम देखेंगे रीजनेबल जस्टिफिकेशन है कि नहीं, लीगल एंड कॉन्ट्रेक्चुअल एप्लीकेशन। क्या सिर्फ यहां तक क्वेश्चन क्लोज कर देना चाहिए कि मार्क्स को देख के हमें मजीद आगे डिस्कशन लेके जानी है? बिल्कुल, कि अगर रीजनेबल जस्टिफिकेशन है तो क्या करना है, रीजनेबल जस्टिफिकेशन नहीं है तो क्या करना है। क्लियर हो गया? ये तो आपको समझ आ गया ना कि हमने क्वेश्चंस को मजीद आगे लेके जाना है। क्यों? क्योंकि मार्क्स ज्यादा है। एग्रीड? चलिए और कोई क्वेश्चन? जी हाँ, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कोई स्टूडेंट ये क्वेश्चन रेज करे तो मैं कंसेप्ट बताऊं। हाँ जी जी, आप बता सकते हैं क्वेश्चन 7 में स्मॉल एंटिटी है, नजर आया आपको? और नीचे हम कह रहे हैं की ऑडिट मैटर आएगा जी। हाँ, तो मैंने क्या कहा था कि लिस्टेड कंपनीज में की ऑडिट मैटर आता है। स्टूडेंट ये कह रहे हैं कि सर ये तो स्मॉल एंटिटी है, इधर की ऑडिट मैटर कैसे आ गया? ये तो लिस्टेड एंटिटी नहीं है, स्मॉल एंटिटी है। स्मॉल एंटिटी का मतलब क्या होता है? जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप, जैसे पार्टनरशिप, जैसे एनजीओ वगैरह, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो सुन लीजिए, लिस्टेड कंपनीज में तो लाजमी आएगा की ऑडिट मैटर सेक्शन। अनलिस्टेड कंपनी में अगर ऑडिटर जरूरी समझे तो इंक्लूड कर सकता है, मना नहीं किया, लेकिन लिस्टेड कंपनी के केस में लाजमी है, अनलिस्टेड के केस में ऑप्शनल है, ऑडिटर की जजमेंट है। ठीक है, शाबाश, अच्छा पॉइंट रेस किया आपने। अच्छा हाँ, इस पे बनते हैं वैसे 50। ये भाई को ट्रांसफर करें जी। और कोई क्वेश्चन टर्म टेस्ट के हवाले से? कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन नहीं, क्लोज कर दे इसको। चलिए अब आइए असाइनमेंट की तरफ। चैप्टर 14 की केस स्टडीज। चैप्टर 4 क्लास में कोई स्टूडेंट जिसके पास वॉल्यूम 2 नहीं है इस वक्त? क्यों नहीं वॉल्यूम 2 लेके आए? मैंने आपको कहा ना डेली बेसिस पे लेके आना वॉल्यूम 2। क्यों नहीं लेके आए? नहीं, बड़े फखर से हाथ उठाया। क्या आपका ये ख्याल था हम आपको फ्री में वॉल्यूम 2 देंगे? क्या सच नहीं? क्या मतलब सच बोल रहे तो क्या इसको निशानी हैदर दें? क्वेश्चन नंबर 1, चैप्टर 14 पेज 163, क्वेश्चन नंबर 1। कोई प्रॉब्लम इसमें? कोई प्रॉब्लम नहीं, पक्की बात है। क्वेश्चन 2,
2 में कोई प्रॉब्लम? 2 में 2 इश्यूज थे, कौन कौन से? एक इनडायरेक्ट था और दूसरा इलेक्ट्रॉनिक था। दोनों इश्यूज एड्रेस किया आपने केस स्टडी में, बेहतरीन। हाँ, क्वेश्चन 3 का पार्ट B1 क्लियर है? दोनों डिस्कस कर लेते हैं। कह रहे यू आर द ऑडिट इन चार्ज ऑफ, पहले रिक्वायरमेंट, डिस्कस विद रीजन वेदर यू एग्री विद द अप्रोच अडॉप्टेड और कंक्लूजन ड्रॉन बाय द ऑडिट टीम। क्या आप एग्री करते हैं जो अप्रोच अडॉप्ट की गई है? बी, प्रोवाइड ब्रीफ गाइडेंस टू द ऑडिट टीम इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच ऑफ द अबव सिचुएशन, और टीम को गाइड भी करना है। पहले बताना है क्या ये अप्रोच ठीक है कि नहीं, और अगर ठीक नहीं तो पार्ट 2 ये कह रहा है कि आपने बताना, सजेशन देनी है, गाइड करना है टीम को क्या करना चाहिए। पहला, ऑडिट टीम डिड नॉट सेंड बैलेंस कंफर्मेशन रिक्वेस्ट फॉर अमाउंट्स बिलो ₹100,000 बिकॉज अकॉर्डिंग टू द क्लाइंट लॉट ऑफ एफर्ट्स वर रिक्वायर्ड टू फॉलो अप द कस्टमर्स एंड द बैलेंसेस वर आल्सो नॉट मटेरियल। जी, अगर हम डेटा स्टोट को किसी भी पॉपुलेशन की क्लासिफिकेशन करें, स्ट्रेटिफिकेशन करें, तो क्या किसी क्लास को इग्नोर किया जा सकता है? नहीं। याद रखें, जब हम स्ट्रेटिफिकेशन करते हैं तो हमने हर क्लास में से सैंपल सेलेक्ट करना है। फर्ज कीजिए हमने 3 तरह की क्लासिफिकेशन की, हाई वैल्यू आइटम्स अलहदा, मॉडरेट वैल्यूज अलहदा और लो वैल्यू आइटम्स अलहदा। हाई वैल्यू आइटम में तो नॉर्मली हम सारी की सारी सिलेक्ट कर लेते हैं। जो मॉडरेट मिडिल क्लास होती है उनमें से सैंपल बेस में कुछ की सिलेक्शन करते हैं। जो स्मॉल अमाउंट्स होंगी क्या उनको इग्नोर कर देंगे हम? याद रखिए, ऑडिटिंग हमें यह कहती है कि आपने किसी भी क्लास को इग्नोर नहीं करना। जो स्मॉल अमाउंट्स हैं उनमें से भी सैंपल सेलेक्ट करना चाहिए। रीजन क्या बताते हैं? कहते हैं जो इंडिविजुअली इमटेरियल है इन एग्रीगेट मटेरियल हो सकते हैं। जो आइटम्स इंडिविजुअली इमटेरियल हैं इन एग्रीगेट मटेरियल हो सकते हैं। इसीलिए हमें जो स्मॉल अमाउंट्स हैं उनको भी इग्नोर नहीं करना। इससे एग्री करते हैं आप? इंडिविजुअली इमटेरियल इन एग्रीगेट मटेरियल हो सकते हैं। सेकंड, तो गाइडेंस में हम क्या गाइड करें टीम को कि उसे ये जो 100,000 से बिलो आइटम्स हैं इनको भी सेलेक्ट करना चाहिए। अब एक स्टूडेंट कहने लगा, सर वो जो हमने कंडीशन पढ़ी थी कि अगर बैलेंस इमटेरियल हो तो कंफर्मेशन को मिट किया जा सकता है। हाँ, वो टोटल की बात कर रहा था कि टोटल इमटेरियल हो। ये टोटल इमटेरियल नहीं है, उसकी क्लासेस बनाई गई है। क्लासेस के अंदर भी इंडिविजुअल आइटम्स को कह रहा है कि 1 लाख से कम। सेकंड, वन ऑफ द कंक्लूजन ड्रॉन एज पर वर्किंग पेपर इज there are no unrecorded liabilities as confirmation have been received from all selected parties and no differences were noted, hence no further test is required। कह रहा है जितने भी कंफर्मेशन रिक्वेस्ट सेंड की सारी की सारी वापस आ गई और डिसएग्रीमेंट नहीं था, एग्रीमेंट। इसलिए हम इस नतीजे पे पहुंचे कि लाइबिलिटीज अनरिकॉर्डेड नहीं है। ये देयर आर नो अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज किस असर्शन की तरफ इशारा है? कंप्लीटनेस की तरफ। कह रहा है जितने भी कंफर्मेशन हमने सेलेक्ट करके सेंड की सारी एग्री करती थी, जवाब आया, लिहाजा हमारा नतीजा ये है कि अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज नहीं है, कंप्लीट लाइबिलिटीज कंप्लीट है। क्या कंक्लूजन करेक्ट है? जी मेरे भाई आप बताइए ये कंक्लूजन क्यों करेक्ट नहीं है? हैं? इसकी नहीं समझ आई आपको? जी, ये कंक्लूजन क्यों ठीक नहीं? सर हो सकता है कोई लायबिलिटीज ने रिकॉर्ड ही ना की हो, हमने तो उसके अंदर से सैंपल उठा लिया। हमने तो रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शंस को सेलेक्ट किया है, तो कंफर्मेशन चूंकि रिकॉर्डेड अमाउंट्स को सेलेक्ट करके सेंड की जाती है वो एग्जिस्टेंस को तो कंफर्म करती है, कंप्लीटनेस को कंफर्म नहीं करते। याद है आपको, हमने वो कंसेप्ट पढ़ते हुए भी, चैप्टर पढ़ते हुए ये बात पढ़ी थी कि कंफर्मेशन से कंप्लीटनेस के असर्शन वेरीफाई नहीं होते, वही बात। अच्छा, फिर आगे बी के गाइड क्या करेंगे? अब कंफर्मेशन से कंप्लीटनेस की असर्शन वेरीफाई नहीं होती, तो फिर कंप्लीटनेस की असर्शन वेरीफाई करने के लिए क्या गाइडेंस देंगे आप टीम को? क्या करना चाहिए टीम को? जी,
गुड डिस्पैच नोट का सैंपल सेलेक्ट करे और देखे रिकॉर्ड हुई है कि नहीं। दूसरा कट ऑफ टेस्ट। तीसरा ईयर एंड के बाद की पेमेंट्स को इंस्पेक्ट करे कि ईयर एंड पे एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं, लायबिलिटी रिकॉर्ड हुई कि नहीं। एक स्टूडेंट बताने लगा, कहने लगा सर ईयर एंड पे जो क्रेडिटर्स हैं चेक कर रहे ईयर एंड के बाद पेमेंट होगी कि नहीं, क्या ये प्रोसीजर सही है? ईयर एंड कंप्लीटनेस इंश्योर करने के लिए स्टूडेंट ने प्रोसीजर क्या बताया कि ईयर एंड पे जो क्रेडिटर्स हैं उनका सैंपल सेलेक्ट करके देखे ईयर एंड के बाद पेमेंट होगी कि नहीं। ये प्रोसीजर गलत है। क्यों? क्योंकि ये एग्जिस्टेंस को कंफर्म कर रहा है। कंप्लीटनेस के लिए हमें रिकॉर्डेड अमाउंट सेलेक्ट नहीं करते, ठीक है। कंप्लीटनेस के लिए हमें पेमेंट्स को सेलेक्ट करके देखना पड़ेगा ईयर एंड पे रिकॉर्ड हुई कि नहीं। ये फर्क समझ आया? ये अकरेंस और कंप्लीटनेस का जो फर्क है ना, यहाँ अगर अकाउंट बैलेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जिस्टेंस और कंप्लीटनेस का, इस पे कुछ स्टूडेंट की अभी भी ग्रिप नहीं है, हालांकि ये क्लास में 3-4 दफा रिवाइज हो चुका है जी। इसके अलावा पेंडिंग जीआरएन था। हाँ, क्रेडिटर्स का, इंडिविजुअल क्रेडिटर्स का बैलेंस को पिछले साल के एक बैलेंस के साथ कंपेयर कर लें, क्या इससे कंप्लीटनेस कंफर्म होती है? क्रेडिटर्स का इस साल का जितने भी क्रेडिटर्स हैं उनके बैलेंस को पिछले साल के क्रेडिटर्स के बैलेंस कंपेयर कर लें। कितने स्टूडेंट का ख्याल है कि इससे कंप्लीटनेस कंफर्म होती है? कितनों का ख्याल है कंप्लीटनेस कंफर्म नहीं होती? इससे कंप्लीटनेस कंफर्म हो सकती है अगर पिछले साल बैलेंस ज्यादा था किसी क्रेडिटर का और इस साल का बैलेंस कम है, तो इससे हमें अंदाजा नहीं हो जाएगा कि कोई ट्रांजैक्शन मिट हुई है इस क्रेडिटर की। नहीं, पिछले साल तो थे ना। नहीं, पिछला साल तो ऑडिटेड है ना, ऐसे ना करें। ऑडिटेड जो पिछले साल होता है ना उसमें वो ठीक होता है। ये तो वही बात रिस्क असेसमेंट में मैंने बात समझाई थी। पिछले साल सेल्स है 2000 की, इस साल सेल्स है 3000 की। आप रिस्क क्या आइडेंटिफाई करेंगे? इस साल की सेल्स ओवरस्टेटेड है कि पिछले साल की अंडरस्टेटेड है? पिछला साल ऑडिटेड होता है, ऑडिटेड फिगर एज्यूम की जाती है, करेक्ट है। ऑडिटेड फिगर एज्यूम की जाती हैं, करेक्ट है। तो उसी तरह पिछले साल जो क्रेडिटर की फिगर है वो ऑडिटेड है, वो करेक्ट है। उसको हम इस साल के क्रेडिटर, इंडिविजुअल क्रेडिटर के साथ कंपेयर कर रहे हैं। किस लिए? ताकि अगर इस साल क्रेडिटर का बैलेंस कम है तो आइडेंटिफाई करें, उसको इन्वेस्टिगेट करें। हो सकता है कोई ट्रांजैक्शन ओमिटेड हो, कंफर्म नहीं है, हो सकता है बाकी साल परचेज कम की हो, लेकिन एक इंडिकेशन है कि कोई ट्रांजैक्शन ओमिट हो सकती है। क्लियर हो गया मेरे भाई जी? अब पूछिए। पिछले साल की ऑडिटेड होती है तो हम ओपनिंग बैलेंसेस कंफर्म क्यों करते हैं? अगर पिछले साल की ऑडिटेड होती है, ओपनिंग बैलेंस को कंफर्म क्यों करते हैं? इसलिए अब वो उस कब करते हैं भला? इनिशियल ऑडिट पे। वो सिर्फ इसलिए क्योंकि वो इस साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट का हिस्सा है, ठीक है। वरना हम उन्हें ये नहीं कह रहे होते कि ये गलत है, हम इसलिए कंफर्म कर रहे होते हैं कि उस साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट का हिस्सा है जी। 3 क्लियर हो गया दोनों पार्ट। पहले वाले में मेन इश्यू क्या था? वो एक कैटेगरी को एक्सक्लूड कर रहा था, हालांकि उससे भी उसमें से भी सैंपल सेलेक्ट करना चाहिए क्योंकि इंडिविजुअली इमटेरियल एग्रीगेट मटेरियल हो सकती है। दूसरे वाले क्वेश्चन में क्या प्रॉब्लम थी कि कंफर्मेशन से कंप्लीटनेस की असर्शन वेरीफाई नहीं होती, उसके लिए अदर प्रोसीजर परफॉर्म करना पड़ते हैं। 3 क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन 4 जी। क्वेश्चन 4 में कोई प्रॉब्लम? कितने स्टूडेंट को क्वेश्चन 4 की समझ आ गई और कितनों को उसमें कोई प्रॉब्लम है? अच्छा, नहीं पूछने के लिए क्वेश्चन को डरते क्यों हैं? अगर आपको इसमें समझ नहीं आई तो बेफिक्र होकर हाथ उठाएं। मैंने असेसमेंट करनी होती है कि इस क्वेश्चन को डिस्कस करूं या ना करूं क्लास में। नहीं, क्या मतलब है? मैं कोई खा चुका हूं 2-4 स्टूडेंट हैं, डर लगता है जी। इसको डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि नॉर्मल स्टूडेंट के लिए मुश्किल होता है। क्वेश्चन कह रहे, यू आर द ऑडिट मैनेजर इन ए फर्म ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, फॉलोइंग इज द एक्सट्रैक्ट ऑफ द ईमेल रिसीव्ड फ्रॉम द जॉब इन चार्ज रिस्पांसिबल फॉर द ऑडिट ऑफ योर क्लाइंट कंकोर्डिया लिमिटेड फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2018।
ये हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है, कह रहा है कि जी ईमेल रिसीव किया, उसमें से ये एक्सट्रैक्ट है। रिक्वायरमेंट पढ़ लें हमें, क्योंकि केस स्टडी में रिक्वायरमेंट पहले पढ़ना जरूरी होता है ताकि केस पढ़ते हुए रिक्वायरमेंट के लिहाज से हम एनालिसिस करते जाएं। रिक्वायरमेंट में कह रहा है कमेंट ऑन द सजेशंस ऑफ द जॉब इंचार्ज अज्यूमिंग दैट द सजेशंस बाय द जॉब इंचार्ज इज नॉट कंसीडर्ड एप्रोप्रिएट, सजेस्ट एन अल्टरनेटिव अप्रोच कीपिंग इन व्यू द टाइम लिमिटेशंस। कह रहे पहले तो जॉब इंचार्ज की सजेशन पे कमेंट करें कि ये सही है कि कोई प्रॉब्लम है, फिर एज्यूम करें कि इनमें सही नहीं है, ये एक अल्टरनेट सजेशन दीजिए। तो पढ़ने सजेशंस क्या है, 2 सजेशन लग रहा है कि हैं, 2 पैराग्राफ हैं। पहले, आई एम कंसीडरिंग टू सर्कुलेट नेगेटिव कंफर्मेशन ऑन 1 अप्रैल 2018 फॉर डेटर्स बैलेंसेस आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 मार्च 2018। तो कर ले, क्या टेंशन है नेगेटिव कंफर्मेशन की। आगे बेसिस बता रहा है शायद, कह रहा है एज फर्स्टली द रिपोर्टिंग डेडलाइन एट CL आर वेरी स्ट्रिंजेंट। स्ट्रिंजेंट का मतलब क्या होता है, स्ट्रिक्ट डेडलाइंस, यानी टाइम कम दिया गया है, स्ट्रिक्ट डेडलाइन। क्या स्ट्रिक्ट डेडलाइन होना नेगेटिव कंफर्मेशन की कंडीशन है? तो हम पहली बात क्या लिखेंगे इसमें कि स्ट्रिंजेंट डेडलाइन इज नॉट ए वैलिड कंडीशन टू सर्कुलेट नेगेटिव कंफर्मेशन। स्ट्रिंजेंट डेडलाइन इज नॉट ए वैलिड कंडीशन टू सर्कुलेट नेगेटिव कंफर्मेशन। ये बात समझ आ गई। इसके बाद सेकेंडली, द पॉपुलेशन कंप्राइजेज ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल बैलेंसेस। क्या ये वैलिड है? बिल्कुल वैलिड है। एंड थर्डली, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट हैज बीन असेस्ड एज लो। ये भी वैलिड है। तो बताइए क्या अब हम उसे क्लियर कर दें? क्या लिखें हम? कहते हाँ, नेगेटिव कंफर्मेशन इज एप्रोप्रिएट प्रोवाइडेड फॉलोइंग 2 अदर कंडीशन आर आल्सो मेट। कौन कौन सी 2 कंडीशन है? एक्सेप्शन रेट इज एक्सपेक्टेड लो, और दूसरा ऑडिटर इज नॉट अवेयर ऑफ एनी सर्कमस्टांसेस दैट कंफर्मिंग बॉडी विल डिसरिगार्ड। बिल्कुल ठीक है। तो ये हमने 3 लाइनें लिख दी। पहले हमने लिख दिया कि स्ट्रिंजेंट डेडलाइन एप्रोप्रिएट नहीं है इस कंडीशन डिसीजन में, और दूसरा 2 कंडीशन लिख दी नेगेटिव कंफर्मेशन की, जिनको सामने रख के उसने नेगेटिव कंफर्मेशन सेंड करने हैं। क्लियर हो गया ये पहला केस। दूसरा, I have also been offered by CL CFO that one of their staff would get all the confirmation signed from the debtors and deliver them to our firm's office. This could help us in meeting the reporting deadline. जी हाँ जी, इनडायरेक्ट हो जाएगी, लेस रिलायबल है, जो क्लाइंट है वो टेम्परिंग कर सकता है उसमें। तो ये अप्रोप्रिएट नहीं है। क्या ये अप्रोप्रिएट है? अप्रोप्रिएट नहीं है। अब अल्टरनेट अप्रोच बताइए क्या हो सकती है? यहाँ इंटरिम डेट पे कंफर्मेशन लेटर सेंड कर दो। क्या कोई और भी अल्टरनेट अप्रोच हो सकती है? हमारा एक क्लाइंट था, उसका बैंक कंफर्मेशन का रिप्लाई नहीं कर रहा था, तो सीनियर ने फिर एक अल्टरनेट अप्रोच अडॉप्ट किए थे। क्या? हाँ, मुझे भेज दिया था क्लाइंट के साथ, क्लाइंट को ऑथराइजेशन के लिए कि आप जाइए। हम गए, ब्रांच मैनेजर कहने लगा सर मैं बहुत बिजी हूँ, मेरे पास टाइम नहीं होता। हमने कहा सर हम फारिग हैं, आप जितनी देर बैठाना चाहें बैठने को तैयार है। 6 बजे, 7, 8, 10 बजे, 11, 12 बजे तक बैठे हैं, कंफर्मेशन लेके जाएंगे आज। उसने कहा अच्छा आपका आखिरी फैसला है? हमने कहा बिल्कुल आखिरी फैसला। उसने कहा चलो फिर पहले आपका काम करते हैं, कंफर्मेशन सेंड करके। तो अगर फर्ज कीजिए डेडलाइन, देखिए कम्युनिकेशन में टाइम लगता है, डिले लगता होता है, 3-4 दिन कंफर्मेशन लेटर जाने में लग जाएंगे, फिर अगली पार्टी को जाहिर है सर पे सवार ना, उसे टेंशन नहीं होती, वो कुछ दिन लगा देगा, रिप्लाई आने में फिर कुछ टाइम लग जाता है। तो ये बेहतर एक अल्टरनेटिव। एक और अल्टरनेटिव अप्रोच भी है, क्या ईमेल के जरिए से भी सेंड कर सकते हैं? इजाजत तो है ना हमें, ठीक है। हाँ, कंट्रोल देखने पड़ेंगे, ईमेल के जरिए से भी कर सकते हैं। तो बहरहाल 2-3 तरीके हैं, कोई सा भी आप उसको रिकमेंड कर सकते हैं। क्वेश्चन 4 क्लियर हो गया? इसमें 2 मेन इश्यूज कौन से थे? एक नेगेटिव कंफर्मेशन का और दूसरा इनडायरेक्ट कंफर्मेशन का। जी हाँ, अगर आप ईमेल रिकमेंड करते हैं तो फिर आप आगे ये लाइन लिखेंगे कि हम उसके कंट्रोल्स ओवर ट्रांसमिशन चेक करेंगे। 4 के बाद नेक्स्ट 10 पे आइए।
जी 10 में कोई प्रॉब्लम? ये तो सिंपल क्वेश्चन रिप्रोडक्शन वाला था जी। फिर आइए 12 पे। 12 भी इजी, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, कोई इशू तो नहीं है। 12 के बाद 13 डिस्कस कर लें? हाँ 13 डिस्कस कर लेते हैं। Can you have carried out data circularization as part of your audit of Trump Limited for the year ended 31st December 2002? It was revealed that a customer disagreed with the balance because it had sent a check on 23rd December 2002. What information would you require in order to conclude on the result of this test and why you will require this information? हमने लेटर सेंड किया, कस्टमर ने बैलेंस फर्क बताया, रीजन क्या बताई? सर 23 तारीख को तो मैं चेक सेंड कर चुका हूं, मैंने तो कोई पैसा नहीं देना। बताइए आप कंफर्म करने के लिए कि क्या ये मिस स्टेटमेंट है या टाइमिंग डिफरेंस है, क्या चीज देखेंगे जी? पेमेंट हुई है कि नहीं, बैंक स्टेटमेंट देखेंगे, रिकंसिलिएशन देखेंगे, चेक कब रिसीव हुआ, डेट ऑफ चेक देखेंगे। इसमें अहम चीज क्या देखेंगे? हाँ डेट ऑफ चेक। भाई ये कस्टमर कह रहा है चेक सेंड कर दिया, भाई देखना है कि नहीं वाकई चेक रिसीव हुआ कि नहीं हुआ, वाकई चेक रिसीव हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। और इसकी डेट देखेंगे, चेक की डेट किस लिए? अगर चेक ईयर एंड से पहले रिसीव हुआ तो ये फिर मिस स्टेटमेंट होगी कि गुड्स इन ये कैश इन ट्रांजिट होगा? हाँ, क्योंकि अगर ईयर एंड से पहले रिसीव हो गया इसका मतलब क्लाइंट को रिकॉर्ड कर लेना चाहिए था, ये रिसीवेबल नहीं होना चाहिए था, फिर मिस स्टेटमेंट होगी। और अगर ईयर एंड के बाद रिसीव हुआ है तो टाइमिंग डिफरेंस है। तो अगर हमें कोई भी कस्टमर ये कहता है कि सर हमने तो चेक भिजवा दिया हुआ है, तो हमने क्या देखना है? डेट ऑफ रिसीट ऑफ चेक, उससे फैसला होगा कि मिस स्टेटमेंट है कि नहीं। और इसी तरह अगर कोई कस्टमर ये कहता है कि सर मेरा बैलेंस तो कोई भी नहीं है, चीजें मुझे मिली थी 3 जनवरी को, 31 दिसंबर पे कोई रिसीवेबल नहीं है, पेबल नहीं है, चीजें कब रिसीव हुई मुझे 3, ये हमें कस्टमर कह रहा है। अब क्या देखेंगे? अब डेट ऑफ गुड डिस्पैच नोट। अगर तो डेट ऑफ गुड डिस्पैच नोट ईयर एंड से पहले की है तो मिस स्टेटमेंट है, फिर टाइमिंग डिफरेंस है, क्योंकि फिर तो क्लाइंट को रिकॉर्ड करना चाहिए था ना हमारे क्लाइंट को। और अगर डेट ऑफ गुड डिस्पैच नोट ईयर एंड के बाद की है तो फिर मिस स्टेटमेंट है, फिर क्लाइंट को रिसीवेबल रिकॉर्ड नहीं करना चाहिए था। नहीं समझ आ रही बात आपको? नहीं समझ आ रही? क्लाइंट ने रिसीवेबल रिकॉर्ड किया 31 दिसंबर पे, कंफर्मिंग पार्टी ने रिसीवेबल पेबल रिकॉर्ड नहीं किया, डिफरेंस आ गया। हमने लेटर सेंड किया, उसने कहा मैंने तो कुछ भी नहीं देना 31 दिसंबर में, मुझे तो चीजें मिली थी 3 जनवरी को। अब हमने फैसला करना है मिस स्टेटमेंट है कि नहीं। क्या चीज देखनी है कि गुड्स को कब डिस्पैच किया गया। अगर तो गुड्स को ईयर एंड से पहले डिस्पैच किया गया तो एंट्री होनी चाहिए थी और उसने कर दिया, उसने कर दिया, फिर टाइमिंग डिफरेंस है। अगर गुड्स को डिस्पैच किया ईयर एंड के बाद तो फिर एंट्री नहीं होनी चाहिए थी, कर दिया तो मिस स्टेटमेंट है। यहां पे इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि कस्टमर कह रहा है हमने पेमेंट कर दी है, हमारे क्लाइंट ने रिकॉर्ड नहीं की, पेमेंट नहीं रिकॉर्ड की, इसलिए रिसीवेबल। अब क्या चेक करना है? डेट ऑफ रिसीट ऑफ चेक। अगर तो डेट ऑफ रिसीट ऑफ चेक ईयर एंड से पहले की है, इसे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करनी चाहिए थी, नहीं की तो मिस स्टेटमेंट है। और अगर डेट ऑफ रिसीट ऑफ चेक ईयर एंड के बाद की है तो फिर टाइमिंग डिफरेंस है, फिर तो इसे रिकॉर्ड नहीं ना करनी चाहिए थी ईयर एंड पे। कुछ समझ आया ये टाइमिंग?
ये जो रीजन बता देता है ना कि इस रीजन की वजह से फर्क है। एक तो सिंपल क्वेश्चन रटे वाला कि डिसएग्रीमेंट था, बताओ क्या करोगे, वो तो आसान है, रिकंसिलिएशन और सारा बता देंगे उसको। लेकिन जब स्पेसिफिक रीजन बता देना तो इसके लिए आपने सोचना है कि अब यहाँ पे हमने क्या चीज चेक करनी है। ठीक है, अब आई कैप केस स्टडीज जो है वो ज्यादा पूछ रहा है, केस स्टडी को ट्रिकी बना रहा है, प्रैक्टिकल साइड पे लेके जा रहा है। इसीलिए थोड़े से जो अनयूजुअल क्वेश्चंस होते हैं ना केस स्टडीज में, इनको प्रैक्टिस किया करें। क्वेश्चन 14 में कोई प्रॉब्लम? ये 14 मुझे लगता है क्वेश्चन नंबर 2 के जैसा ही है तकरीबन, इसमें भी वही दो इश्यूज हैं। हाँ जी, ईमेल वाला और इनडायरेक्ट वाला। क्वेश्चन 14 में कोई प्रॉब्लम? क्वेश्चन 15 में 15 का, अच्छा 15 में एक ये फर्क होता है, वो यूके और जो अमेरिकन इंग्लिश में, तो बाज़ औक़ात कुछ टर्म्स होती हैं वो डिफरेंट कंटेक्स्ट में यूज कर रहे होते हैं, हमारे यहाँ हो सकता है उसका कंटेक्स्ट डिफरेंट हो। यहां पे एक लफ्ज यूज कर रहा है स्टेटमेंट, स्टेटमेंट को काट के कंफर्मेशन लिख लीजिए। ठीक है, स्टेटमेंट को काट के कंफर्मेशन। उसने हमें करे एज पार्ट ऑफ योर ऑडिट ऑफ विंडमिल लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 30th April 2002 यू सेलेक्टेड ए सैंपल ऑफ 20 परचेज लेजर बैलेंसेस। परचेज लेजर बैलेंसेस का मतलब क्या है? क्रेडिटर, डेटर नहीं क्रेडिटर, यार खुदा का खौफ करें। अब की काउंटिंग का ये हाल है, ऑडिट का पता नहीं क्या होगा। आउट ऑफ 150 अमाउंटिंग टू 180,000 आउट ऑफ 480,000 टू चेक टू सप्लायर स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट की बजाय वर्ड यूज कर ले कंफर्मेशन, कि जो कंफर्मेशन सेंड किया सप्लायर्स को उसके साथ कंपेयर करने के लिए। ये फाउंड दैट, आपको पता चला क्या, 9 बैलेंसेस एग्रीड टू दी कंफर्मेशन। अब मैं स्टेटमेंट की बजाय वर्ड कौन सा यूज करूंगा? कंफर्मेशन। 9 बैलेंस एग्री कर गए, कोई प्रॉब्लम है? आगे चलते हैं। 6 balances did not agree because of April 2002 invoices on the confirmation। यानी उस पार्टी ने कहा सर 2 इनवाइसेस हैं, 2 परचेज किए हमने, बट नॉट ऑन द परचेज लेजर। लेकिन परचेज लेजर में क्लाइंट के बुक्स में रिकॉर्ड नहीं हुई थी, कंफर्मेशन में आ गई थे 2 इनवाइसेस, क्लाइंट की बुक्स में रिकॉर्ड नहीं हुई। All of these invoices are included in the accrual for late purchase invoices। लेकिन ये invoices accrued adjustment entries में पास हो गए, टाइमिंग डिफरेंस और एडजस्ट हो गया, वो भी रिकॉर्ड हो गया। ठीक है, द वैल्यू ऑफ दिस इनवॉइस 25। ये भी मिस स्टेटमेंट नहीं है, इससे एग्री करते हैं। डिफरेंस सामने आया था लेकिन उसे एडजस्ट कर लिया एडजस्टिंग एंट्रीज में। थर्ड, 3 balances did not agree because of invoice dated 29 or 30th April 2002 on the statement but not on the purchase ledger, nor included in the accrual for late purchase invoices। Value of these invoices is 1500। जी वो कह रहा है कि जी हमने परचेज कर ली है, सप्लायर ये कह रहा है हमने परचेज कर ली है लेकिन हमारे क्लाइंट ने रिकॉर्ड नहीं की। ये क्या है वाला? मिस स्टेटमेंट। ठीक है, हमारे क्लाइंट ने रिकॉर्ड नहीं की, इसको तो पहले रिकॉर्ड कर लेनी चाहिए थी, तो ये मिस स्टेटमेंट है। ये 3 बैलेंस वाला समझ आ गया आपको क्यों मिस स्टेटमेंट है? क्लाइंट कह रहा है कि हमने परचेज कर लिए हैं, हमारे सप्लायर कह रहा है कि रिकॉर्ड कर लिए हैं, हमारे क्लाइंट ने रिकॉर्ड नहीं की। 2 balances could not be checked because the suppliers do not send confirmation। अब क्या अल्टरनेटिव प्रोसीजर? जी क्लियर। अच्छा मार्क्स टोटल 2 है लेकिन हमने कंसेप्ट के मुताबिक इसको डिस्कस किया है। ठीक है, उम्मीद है कि आईकैप इस तरह का क्वेश्चन टेस्ट करेगा तो ज्यादा मार्क्स देगा। 15 क्लियर, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। 16 पे चलें। 16 पे चलने से पहले एक कंसेप्ट आपको समझाया था, अगर तो वो आपको याद है फिर 16 अटेम्प्ट हो सकता है वरना नहीं हो सकता, कि
बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट को कैसे वेरीफाई करना है? क्या हमने सब्सटेंटिव प्रोसीजर में ये पढ़ा था है कि किसी और क्लास को पढ़ाया होगा मैंने? अच्छा, शुक्र है, मान गया, पढ़ा था। तो मेरे भाई मुझे बताएंगे कि बैंक कंफर्मेशन को कैसे वेरीफाई करते हैं। भैया हिलाएं इनको। हाँ जी भाई बताइए, बैंक कंफर्मेशन को कैसे वेरीफाई करते हैं? सॉरी, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट को कैसे? आग लग गई थी, आग लग गई थी क्या? आंख लग गई थी कब? वो तो मेरी भी लग गई थी। अब खुदा का, अब बीआरएस के प्रोसीजर के सिखाया था ना, मैंने सिखाया नहीं था बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट को कैसे वेरीफाई करना है? तो बताइए कैसे वेरीफाई करना है? हाँ शाबाश। सबसे पहले आता है बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट। बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट किसके साथ वेरीफाई करना है? बैंक स्टेटमेंट के साथ। और किसके साथ करेंगे? बैलेंस एज पर या बैंक कंफर्म। बैलेंस एज पर कैश बुक किसके साथ करना है? कैश बुक के साथ। और किसके साथ करना है? डिपॉजिट इन ट्रांजिट किसके साथ चेक करना है? जो डिपॉजिट इन ट्रांजिट है ना, अनक्रेडिटेड चेक्स, नेक्स्ट मंथ की बैंक स्टेटमेंट में देखना क्लियर हो। एक तो उनको कॉस्ट कर लेना है टोटल, ठीक है कि नहीं? नेक्स्ट मंथ की बैंक स्टेटमेंट में अनप्रेजेंटेड चेक कैसे वेरीफाई करना है? सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के साथ उनकी नेक्स्ट मंथ की बैंक स्टेटमेंट में भी ना देख लें क्लियर हुए कि नहीं। जी भाई देख लेना चाहिए। चलिए अब देखिए, उसी तरह की एक रिकंसिलिएशन ये उसने हमें बनाई है, लेकिन ये डेटर की रिकंसिलिएशन है, बैंक की नहीं है। अप्रोच वही है कि उसने एक बैलेंस बताया होगा क्लाइंट के मुताबिक, एक बताया होगा अकाउंट्स के मुताबिक, और कुछ डिफरेंसेस होंगे। हमने बताना है कि कैसे इन डिफरेंसेस को हमने वेरीफाई करना है। स्टार्ट करें। ये रिकंसिलिएशन है भला किस चीज की? आपको याद है, जब कभी क्लाइंट कंफर्मिंग पार्टी का हमारे क्लाइंट के मुताबिक डिफरेंस आता है, हम क्लाइंट को कहते हैं रिकंसिलिएशन बनाओ। क्या हमें क्लाइंट की रिकंसिलिएशन को चेक करना चाहिए कि एज इट इज एक्सेप्ट कर लेना चाहिए? चेक करना चाहिए। अब ये उसने हमें रिकंसिलिएशन दी है, बताइए डेटर्स की, बताइए इसमें आपको नजर आ रहा है कि बैलेंस डिफरेंट है। हमने कौन सा बैलेंस सेंड किया था कंफर्मेशन लेटर्स में? ढूंढ के दिखाए। 14152। कंफर्मिंग पार्टी ने कौन सा सेंड किया? 8156। हमने क्लाइंट को क्या कहा? भाई इसकी रिकंसिलिएशन बनाओ। क्लाइंट ये बना के ले आया सफा। अब कह रहे हैं आप बताओ एज ऑडिटर कैसे चेक करोगे इसमें कोई मिस स्टेटमेंट है कि नहीं? क्वेश्चन की नेचर समझ आई? देखिए मैंने आपको बताया आई कैप हमारे पेपर को प्रैक्टिकल साइड पे लेके जा रहा है ज्यादा, ठीक है? इसीलिए बेहतर होता है रूटीन के क्वेश्चन तो हम पढ़ ही रहे हैं, साथ ही साथ इस तरह की प्रैक्टिकल नेचर की भी केस स्टडीज हम अटेम्प्ट करते रहे। बैलेंस एज पर रिप्लाई फ्रॉम कस्टमर, इसको किसके साथ वेरीफाई करना है हमने? बैलेंस एज पर रिप्लाई फ्रॉम कस्टमर, जो कस्टमर का रिप्लाई आया इसको किसके साथ चेक करेंगे? सेल्स लेजर के साथ तो कभी भी मैच नहीं करेगा। सेल्स लेजर के साथ तो बैलेंस एज पर सेल्स लेजर करेगा। रिकंसिलिएशन कभी आपने बनाई है जिंदगी में? बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाई है तो उसमें जो लिखते हैं बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट, वो आप अपने कैश अकाउंट से उठाते हैं, तो बैंक स्टेटमेंट से उठाते हैं ना। और बैलेंस एज पर कैश बुक जो होता है वो बैंक स्टेटमेंट से उठाते हैं। तो जो बैलेंस जिस जगह का है उसे उधर से ही मैच करेंगे ना। बैलेंस एज पर कस्टमर जो है कंफर्मेशन लेटर के साथ मैच करना है, बैलेंस एज पर सेल्स लेजर क्लाइंट की बुक्स के साथ मैच करना है। कोई असर नहीं, कोई नहीं। तो बैलेंस एज पर रिप्लाई फ्रॉम कस्टमर किसके साथ मैच करना है? कंफर्मेशन लेटर के साथ। शाबाश। और बैलेंस एज पर सेल्स लेजर किसके साथ?
सेल्स लेजर के साथ। अब आगे चलते हैं, दरम्यान में 3 और आइटम है, जरा अलर्ट, जरा सोचना है। अब आपने सोचना है, ये रट्टा जो है ना इसको साइड पे कर दे। अब ये कोई रट्टे वाला कंसेप्ट नहीं है, थोड़ा कंसेप्चुअली सोचना है कि रिकंसिलिएशन बनती कैसे है और उसमें क्या क्या आइटम्स आ रही हैं। क्लाइंट पहली चीज क्या कह रहा है, पेमेंट पर कस्टमर 30 अक्टूबर 2002 नॉट ऑन लेजर। क्या क्या कह रहा है ये भला, कि कस्टमर कह रहा है मैंने तो 30 अक्टूबर को पेमेंट कर दी है, चेक भिजवा दिया है, आप लोगों ने रिकॉर्ड नहीं किया। कैसे वेरीफाई करेंगे, अगले साल की बैंक स्टेटमेंट चेक कर लेंगे कि चेक की रिसीट की डेट देखेंगे। अभी कल पाऊं पिछले क्वेश्चन में, पर क्लाइंट कह रहा है 2 डिफरेंट एग्जांपल 2 दफा दिए थे, ये क्वेश्चन नंबर 13 में। भाई क्लाइंट कह रहा है मैंने चेक दे दिया है, हमारे कंफर्मिंग पार्टी कह रही है चेक भेज दिया है, हमारे क्लाइंट ने पेमेंट रिकॉर्ड नहीं की हुई, हमने क्या चेक करना है, डेट ऑफ चेक। अब और कोई नहीं बोलेगा, क्या डेट ऑफ चेक देखी हमने, क्या डेट होगी तो हम कहेंगे क्लाइंट ठीक कह रहा है, ये मिस स्टेटमेंट नहीं है। हाँ, आफ्टर ईयर, अगर चेक ईयर एंड के बाद रिसीव हुआ है तो फिर इसका मतलब है रिसीविंग की एंट्री नहीं और नहीं की हुई उसने, रिसीवेबल रिकॉर्ड किया हुआ है। लेकिन अगर पता चले चेक की डेट है 31 दिसंबर से पहले, जो भी ईयर एंड है, ईयर एंड से पहले की डेट है, तो फिर क्योंकि फिर इससे रिकॉर्ड करना चाहिए था जो उसने नहीं किया। तो ये कैसे वेरीफाई, पहली वाली नंबर 1 वाली अमाउंट कैसे वेरीफाई होगी, डेट ऑफ रिसीट ऑफ चेक, जो क्या होनी चाहिए, ईयर एंड के बाद वाली। क्लियर हुए? सेकंड पे आते हैं, प्रॉम्प्ट पेमेंट डिस्काउंट एज पर कस्टमर ऑन 25 सितंबर 2002 नॉट ऑन लेजर। कस्टमर कह रहा है कि मैंने पेमेंट की है 25 सितंबर, कोई उस पे ऊपर मुझे प्रॉम्प्ट पेमेंट डिस्काउंट मिला है 252, हालांकि हमारे क्लाइंट ने रिकॉर्ड नहीं किया हुआ। कैसे पता चला हमारे क्लाइंट ने रिकॉर्ड नहीं किया हुआ, क्योंकि क्लाइंट ने रिकॉर्ड किया होता तो दोनों जगह पे एंट्री हो जाती, वो रिकंसिलिएशन में थोड़ी जाती। 252 वो है जो कह रहा है कि मेरा डिस्काउंट है कस्टमर, हमारे क्लाइंट ने रिकॉर्ड, कैसे पता चलेगा मिस स्टेटमेंट है कि नहीं, शाबाश, सेल्स एग्रीमेंट देखेंगे। अगर सेल्स एग्रीमेंट में डिस्काउंट दिया गया है, एग्री हुआ है, तो फिर इसकी क्लाइंट की मिस स्टेटमेंट है, इसने क्यों नहीं किया। और अगर सेल्स एग्रीमेंट में डिस्काउंट नहीं दिया गया तो फिर वो कंफर्मिंग पार्टी, थर्ड पार्टी की मिस स्टेटमेंट है, क्यों रिकॉर्ड कर लिया जो एग्री नहीं हुआ था। तो सेकंड वाली नंबर को कैसे वेरीफाई करना है हमने, सेल्स लेजर के साथ, सेल्स एग्रीमेंट के साथ। वो छोटा था ना, ये छोटा इतना भी नहीं, 11-12 साल का, तो बिलियर्ड खेलने का मुझे शौक था। मेरा एक दोस्त खेलता होता था, मुझे साथ ले गया, वो इशरे में ऊपर ना एक बड़ा उन्होंने क्लब सा बनाया हुआ था। मैंने पहला फ्रेम तोड़ा, उसने स्टिक मेरे हाथ से ले ली, कहता है आपको नहीं खेलने देना। मैंने कहा क्यों, कहता है आप तो सारा दिन खेलते रहेंगे, जिस तरह आपने फ्रेम तोड़ा आप जो है वो कंप्लीट नहीं हो सकेगा आपकी गेम। तो उसने कहा फारग है। और मैंने कहा अच्छा चलो किसी दूसरे के साथ खेलता हूँ। और दूसरा मेरा दोस्त था, कहता, हालांकि मेरा दोस्त था, कहने लगा मैं तुम्हारे साथ नहीं खेलूंगा। मैंने कहा क्यों, कहता तुम्हारे साथ खेलने से मेरी अपनी गेम खराब हो जाएगी। मैंने कहा शाबाश भाई, बिस्ती करवा के उस दिन के बाद मैं कभी नहीं गया होता। तो समझ आया क्यों सुना ये बात, आपको पढ़ा पढ़ा के मेरे कंसेप्ट खराब हो गए हैं। खुदा का खौफ करें भाई, पढ़ गया अगर। फिर कह रहे सेल इनवॉइसेस 25 अक्टूबर 2002 नॉट एक्सेप्टेड बाय कस्टमर एज गुड्स रिटर्न्ड बिकॉज रॉन्ग प्रोडक्ट डिलीवर्ड। कह रहा है सेल इनवॉइस थी, कस्टमर कह रहा है कि जी मैंने गुड्स रिटर्न कर दी है, गलत प्रोडक्ट थी, मैंने गुड्स वापस कर दी हैं। कस्टमर क्या कह रहा है, थर्ड पार्टी क्या कह रहा है, मैंने गुड्स वापस कर दिया है,
हमारे क्लाइंट ने उसको रिकॉर्ड ही नहीं किया हुआ सेल्स रिटर्न को। बताइए कैसे कंफर्म करेंगे सेल्स रिटर्न है कि नहीं? इन्वेंट्री भाई, क्रेडिट नोट, इन्वेंट्री काउंट से कैसे पता चलेगा कौन सी इन्वेंट्री थी जो रिटर्न करनी थी नहीं की? क्रेडिट नोट देखेंगे। अगर क्रेडिट नोट इशू हो गया हुआ है तो फिर हमारे क्लाइंट के रिकॉर्ड में मिस स्टेटमेंट है। भाई क्रेडिट नोट इशू किया, रिकॉर्ड क्यों नहीं किया? और अगर क्रेडिट नोट इशू नहीं किया हुआ, इसका मतलब है उस पार्टी के रिकॉर्ड में मिस स्टेटमेंट है कि उसने हमें चीजें वापस नहीं की होंगी हमारे क्लाइंट को। यहूदियों का सवाल है शाबाश। इंग्लैंड में यहूदी रहते हैं, मुस्लिम नहीं। इंग्लैंड में सारे नॉन मुस्लिम रहते हैं भाई, खुदा का खौफ कर यार। और मेरा दोस्त भी रहता है यार उधर, ऐसे ना कर, मैं तो उसे आज तक मुसलमान समझता रहा हूं। ए भाई मोबाइल है ना आपके पास? मोबाइल नहीं है? ये पेंट किस मुसलमान ने इजाद की है? ये भी पहन के आए हो ना क्लास में? चल अच्छा, ये कौन से वाला? अच्छा ये क्वेश्चन क्लियर हो गया आपको? क्वेश्चन सेक्शन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? चलिए आज का लेक्चर तो हमारा केस स्टडीज में गया चले, लेकिन कोई बात नहीं, आपको पता है केस स्टडीज ज्यादा अहम है। तो कल इंशाल्लाह हम फिर चैप्टर 11 स्टार्ट करते हैं। आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म होता है। अल्लाह हाफिज।